हाँ जी। तो कल हम बात किए थे कि किस तरीके से लीगल डेवलपमेंट हुआ है जब हम सिलेक्शन ऑफ जजेस या फिर यूं कहें कि रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस की बात करते हैं जो ऊपरी अदालत के जज होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर हाई कोर्ट का हो। तो हम किस तरीके से यहाँ पे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है, और इसमें हमने बात की थी आपसे कि इनिशियल टाइम में जो प्राइमेसी था वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में था, और एग्जीक्यूटिव ही अपने अकॉर्डिंग डील करते थे, अपने अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे क्या हुआ, हमने देखा कि 1993 में और फिर 1998 में दो अलग अलग केसेस आए। ठीक है। और उसके बाद से ये चीज क्लियर हो गया कि जो प्राइमेसी है वो जो है जुडिशरी के हाथ में होगा, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो ज्यादा पावरफुल माने गए, कम से कम उस लिहाज में, जब हम जुडिशरी के अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करते हैं। और फिर 1998 में हालांकि कोर्ट ने ये कहा, जिसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात हमने की थी, और उसमें हमने कहा था कि यहाँ पे जुडिशरी एक मिडिल अप्रोच बनाने का प्रयास की थी, और उसमें ये कहा गया था कि पार्टिसिपेटरी नेचर होना चाहिए। जब भी हम जुडिशियल रिक्रूटमेंट की बात करें, जजेस की नियुक्ति की बात करें, तो एक मिडिल पाथ होना चाहिए जिसमें सारे लोग, सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मिल करके क्या करें, अपॉइंटमेंट करें। इस तरीके की चीजें हमने देखी। और उसके बाद हमने ये देखा कि प्रैक्टिकली हम यहाँ पे जो है देखते हैं, जब भी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात आती है तो जुडिशरी जो है वो सारा पावर अपने हाथ में एक तरीके से रख लिया है, और एग्जीक्यूटिव को वो नहीं देना चाहता है। हालांकि 2014 में, 13-14 में प्रयास किया गया, जिसमें हमने एनजेएसी को देखा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के पूरे कंसेप्ट को देखा। जब पार्लियामेंट ने क्या किया, एनजेएसी नाम का एक एक्ट लाया था, और उस एक्ट में यह कहा गया था कि जजेस का जो रिक्रूटमेंट होगा वो एक कमीशन के द्वारा होगा, और वो कमीशन जो है उसमें 6 अलग अलग तरीके के लोग होंगे, और एक चीफ जस्टिस होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, एक लॉ मिनिस्टर होंगे, 2 इमिनेंट पर्सन होंगे। कुछ इस तरीके की चीजें वहां पे थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे के पूरे एक्ट को खारिज कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। मतलब ये हुआ कि आप कोई भी इस तरीके का एक्ट पार्लियामेंट में नहीं ला सकते, नहीं पास कर सकते, जिससे कि आप जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को आप अंडरमाइन करें। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एक्ट आपने लाया है ये किसी ना किसी तरीके से जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को प्रभावित कर रहा है, और कोई भी एक्ट यदि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को प्रभावित करेगा तो ऑब्वियसली बात है ये क्या हो जाएगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। आखिर क्यों हो जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल? इसका सबसे बड़ा कारण है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो है आपका बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे सिद्धांत जिसको किसी भी सूरत में उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी को केशवानंद भारती केस में 1973 में बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी, और बाद में इसमें चीजें ऐड होती गई कि ये भी जो है बेसिक फीचर है, ये भी है। बाद बाद में सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम क्या किया, कुछ चीजों को ऐड करते चला गया, और उसमें एक जो एडिशन है वो ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इस तर्ज पे कि चूंकि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो अंडरमाइन हो जाएगा यदि एग्जीक्यूटिव किसी ना किसी तरीके से ये अपॉइंटमेंट करेंगे, इस लॉजिक पे ये पूरे एक्ट को खत्म कर दिया गया। और ये जो एनजेएसी का केस था इसको हम फोर्थ जजेस केस भी कहते हैं, क्योंकि पहला तो 1983 के 81 के आसपास आया था, दूसरा 1993 में, तीसरा 1998 में जिसमें प्रेसिडेंशियल डिफरेंस रेफरेंस हुआ, और चौथा 2013-14 के आसपास जो चीज आई थी। उसके बाद 4 लीगल डेवलपमेंट अभी तक हुए, और अभी तक जो पलड़ा किसका भारी है, जुडिशरी का भारी है, क्योंकि अभी भी जुडिशरी ही अपने पावर को अपने अंदर खींच करके रखी है, एग्जीक्यूटिव को टच नहीं करने दे रही है। और इसीलिए कई बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जो लॉ मिनिस्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। वो कहते हैं कि लॉ मिनिस्ट्री जो है एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम अब नहीं करेगी। मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं कि बस आप रिकमेंडेशन दीजिए और हम बस पीएमओ को भेज दें और पीएमओ फिर वो कर दे, तो फिर लॉ मिनिस्ट्री का क्या काम बच गया। तो ये चीज है। कुछ दिनों से ये भी बात, कुछ सालों से एक्चुअली ये भी बात चल रही थी कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होगा।
तो लेकिन अभी तक इसमें चीज़ें नहीं हो पाई है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ हाई कोर्ट जो हैं इसमें एग्रीमेंट नहीं दे रहे हैं, वो एग्री नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। तो इसी वजह से ये चीज़ पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है अटक रहा है, गवर्नमेंट नहीं कर सकता अनलेस सारा का सारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब मिल करके कंसेंट नहीं देंगे, गवर्नमेंट नहीं कर सकता। क्योंकि गवर्नमेंट करेगा तो फिर से ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात आएगी और फिर से वो पूरे के पूरे एक्ट को खारिज कर दिया जाएगा। तो यही डर से गवर्नमेंट इसको दोबारा फिर से नहीं लाया। 2014 में आया और अब मोदी गवर्नमेंट का 2020 6 साल का गवर्नमेंट में दोबारा कभी प्रयास भी नहीं किया गया कि ये चीज़ लाया जाए। हालांकि यदि उसको सुधार करके लाया गया होता तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता। बट एनीवे वो पॉलिटिकल डिबेट है, हम पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे इसमें, हम सिर्फ लॉ के तर्क को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, लीगल डेवलपमेंट की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने देखा था कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है, क्या-क्या प्रॉब्लम है, इनिशियल में क्या-क्या प्रॉब्लम हुआ और उसको सुधारने के लिए किस तरीके का काम किया गया। अब हम एक नए टॉपिक में बात करते हैं, ये है जुडिशियल ट्रेनिंग। जुडिशियल ट्रेनिंग में कुछ खास ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी आप इसको देख लीजिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाए और अल्टीमेटली कुछ ना कुछ आपको यहाँ से फायदा हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन कई बार इससे आ सकते हैं, वो बिल्कुल जो ड्राई क्वेश्चन होते हैं ना, ड्राई वाले क्वेश्चन जो कुछ मतलब एक जीएस टाइप के क्वेश्चन वो आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि नेशनल जुडिशियल एकेडमी, देखिए यहाँ पे नेशनल जुडिशियल एकेडमी इज अ गवर्नमेंट फंडेड training institute constituted for the training of supreme and the high court judges and judicial officer in India। अब देखिए एक बात आप समझिए कि आखिर हम जजेस को ट्रेनिंग क्यों देते हैं, क्या कारण है? जज बन गए फिर अपना मस्त रहिए, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। टाइम टू टाइम अपने स्किल को आपको साफ करना ही पड़ेगा। यदि आप आर्म फोर्सेस की बात करें तो आर्म फोर्सेस के जो ऑफिसर्स होते हैं टाइम टू टाइम क्या करते हैं, ट्रेनिंग पे जाते रहते हैं, उनका कोर्स होते रहता है, सो दैट अपने जो प्रोफेशनल वे में वो बहुत ही रोबस्ट हों और सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी का वहन करें। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो जजेज होते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, देश विदेश में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, नए नए लॉज बन रहे हैं, इस पे ट्रेन तो करना ही पड़ेगा उनको। जैसे अभी साइबर लॉ जो है ये बहुत सारे जज को पता नहीं चलता, पुलिस को तो छोड़ ही दीजिए, उसको तो समझ में नहीं आता क्या है साइबर लॉ, पता ही नहीं चलता कहाँ पे जुरिस्डिक्शन होगा, कहाँ पे क्या करना होगा, कहाँ पे कंप्लेन होगा, कहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा, कुछ आइडिया नहीं होता। तो ये कुछ जो नई नई चीजें आ रही है, पहले साइबर क्राइम नहीं होते थे, अब पूरे हो रहे हैं, तो उसमें आपको जब तक ट्रेन नहीं करा जाएगा तब तक आप कैसे डील कर पाएंगे। यही जरूरी है कि ट्रेनिंग जरूरी है। और नॉट ओनली जजेस, यू टेक एग्जांपल ऑफ एनी प्रोफेशनल, लॉयर्स ले लें, डॉक्टर्स ले लें, आर्म फोर्सेस ले लें, कोई भी रहे, उनको ट्रेनिंग करनी ही होगी, तभी वो जो वर्तमान जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके प्रॉब्लम्स को वो डील कर पाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके की बातें हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए क्या है, नेशनल जुडिशियल एकेडमी इज गवर्नमेंट फंडेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कंस्टिट्यूटेड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट जजेस एंड जुडिशियल ऑफिसर इन इंडिया। ठीक है, तो ये चीज आप याद कर लीजिएगा। दिस बॉडी वाज फाउंडेड इन 1993 एंड इज लोकेटेड इन भोपाल। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा सकता है कि नेशनल जुडिशियल एकेडमी इज लोकेटेड कहां पे है भैया, लोकेटेड तो भोपाल में है, 1993 में है। ये सब नोट करते रहिए ताकि बाद में रिवीजन में आसानी होगी। ठीक है, कई बार बिल्कुल ड्राई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नहीं आता तो फिर आपका 4 नंबर खत्म हो जाता है। तो ये सब बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, with a registered क्या है, with the registered office in New Delhi, it aims at suggesting judicial reform and providing research support service for greater efficiency, fairness and productivity in judicial decision। इसमें कुछ खास कुछ है नहीं, बस इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद कहता है एज अ पार्ट ऑफ प्रोवाइडिंग जुडिशियल ट्रेनिंग द नेशनल जुडिशियल एजुकेशन स्ट्रेटजी NJES हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 2006 to provide judicial education to high court judge, district judiciary and state judicial academy। The training consists of conference, orientations, workshop on core judicial skill and administration and seminar on substantive law and justice। ठीक है, उसके बाद कहता है द एकेडमी ऑल्सो एम्स टू इनहेंसिंग द ऑनलाइन स्किल रजिस्ट्री ऑफ इंडियन जजेस टू इंक्रीज देयर प्रोफिशिएंसी एंड मेकिंग बेटर एसेस टू जुडिशियल डिसीजन। अब जैसे देखिए कोरोना के स्थिति में सारा कोर्ट अभी ऑनलाइन फंक्शन कर रहा है, उस सिचुएशन में जो वैसे जज जो पूरी जिंदगी
ऑनलाइन कभी देखा ही नहीं, ऑनलाइन प्रोसीडिंग ही नहीं किया, उनके सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। किस तरीके से करेंगे, बहुत सारा इशू आ सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक कैसे काम होगा? उनको तो निरंतर ट्रेनिंग देना पड़ेगा। हम यंगस्टर हैं, हमें तो समझ में आ जाता है मोबाइल और लैपटॉप और ये वो आईपैड, लेकिन जो पहले के जमाने में जो 50 साल पहले ज्वाइन किए हैं जजशिप को, उनके लिए ये आसान नहीं होगा। फिर उनको कुछ लगेगा पता नहीं कुछ ऐसा हैक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। और जब ऑनलाइन की बात करते हैं तो बहुत सारे ट्रिक्स भी आ गए हैं आजकल, बहुत सारे क्राइम्स भी बढ़ गए हैं, वो सब चीज का भी वो होगा। अभी भी गांव में यदि आप जाएंगे और किन्हीं को पैसा यदि ट्रांसफर करना है और आप बोलेंगे पेटीएम कर देते हैं, तो वो बोलेंगे नहीं जी नहीं, माफ करो, पेटीएम वेटीएम मत करो, आप मुझे कैश ला के दे दो। ठीक है, तो कैश वो मांगते हैं, क्योंकि उनका वही है कि वो वाला माइंडसेट है, पुराने जमाने के लोग हैं, वो चीजें उनको लगता है कि पता नहीं किसी और के अकाउंट में चला जाएगा पैसा, कुछ इस तरीके की बातें होती है। हालांकि फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, बात सही है एक तरीके से, बट वो चेंज करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं होते हैं। खैर, उनकी भी गलती नहीं होती है। तो इसको ट्रेनिंग, जो जुडिशियल ट्रेनिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, नई नई चीजें जो आ रही है मार्केट में, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल सारे केसेस, कौन कौन से केसेस किससे रिलेटेड हैं, सारा कुछ एआई कर सकता है। उस सिचुएशन में जो पुराने लॉयर्स हैं, उनको तो वही वाला है कि लाइब्रेरी में भेज दीजिए अपने इंटर्न को और पता करके देखिए कि कौन सा केस इसमें इस पार्टिकुलर केस से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट यहाँ पे बनेगा, और उसके बाद उसको पूरा दिन खपाएंगे, उसके बाद 2 केस सर्च करके आएंगे। अब एआई का जमाना है, बस एक बार फीड कीजिए कि भैया ये वाला ये जो वर्ड है, कीवर्ड, इससे रिलेटेड कौन कौन से केसेस हैं, तो पूरे हजारों केस के लिस्ट आ जाएंगे। आप वहां से पिक करके वहां डाल दीजिए, आसान हो जाता है काम। तो वो चीज है, इसके लिए ट्रेन तो करना पड़ेगा, कैसे सर्च करेंगे, किस तरीके से देखेंगे। तो ये जो लॉयर्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, वैसे जजेस के लिए भी होगा। क्योंकि मान के चलिए कि कोई भी पिटीशन लगाया, यदि कोई पिटीशन लगाया कोर्ट में और उन्होंने 4 केसेस को साइड कर दिए, अब जज को कोई जरूरी नहीं है कि सारे केसेस को का पता होना ही चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि केस जो है उनको देखना पड़े कि आखिर केस में क्या हुआ। ठीक है, तो वो देखने के लिए क्या करेंगे, लाइब्रेरी जाएंगे और फिर वो सर्च करते रहें, तब तो हो गया। अब जो है फटाक आप क्लिक कीजिए, आप ऐसे बहुत सारे फोरम आ गए हैं जहां पे क्लिक करेंगे वो केस का पूरा डिटेल समराइज वे में और पूरा का पूरा पीडीएफ आकर निकल जाएगा। उसके बाद क्या रेशियो है उस केस का, वो रेशियो निकल के आ जाएगा कि हाँ जी ये वाला चीज इसमें हुआ है। पूरा 1000 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस वो रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा। तो चीजें अलग तरीके से चल रही हैं अभी, तो अपने आप को प्रशिक्षित करना ही पड़ेगा, तभी आप सस्टेन कर पाएंगे, अदरवाइज कैसे होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जुडिशियल ट्रेनिंग की बात की जाती है। अब जो अगला टॉपिक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है रिटायरमेंट ऑफ जजेस। रिटायरमेंट ऑफ जजेस एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इंडिया में खास करके बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। और इसमें बहुत सारे डिबेट्स वगैरह हुए हैं जिसका कोई खास रिजल्ट निकल के नहीं आया है, बट डिबेट्स होते रहते हैं कि रिटायरमेंट ऑफ जजेस क्या होने चाहिए। इससे पहले कि मैं ये कुछ स्टार्ट करूं, आप मुझे बताइए कि क्या है रिटायरमेंट एज, क्या है अभी यहाँ इंडिया में जजेस का। आप में से कोई लोग जो जानते हैं आप बताइए। सर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 65 सुप्रीम कोर्ट का 65 और 62। सुप्रीम कोर्ट का 65, यस सर, और हाई कोर्ट का 62, 62। और लोअर कोर्ट के उसका नहीं पता सर। उसका नहीं पता, ठीक है। उसका पता इसलिए नहीं है, अच्छा 62 है, उसका इसलिए नहीं पता है क्योंकि नहीं सर, ये आपने ये दोनों कल परसों नहीं, एक टॉपिक वो था ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आपने पढ़ाया था, उसमें लिखे थे मैंने ये दोनों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, उसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नहीं लिखा था। ओके, कोई बात नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बेसिकली डिस्ट्रिक्ट पे भी डिपेंड करता है, हर एक स्टेट का अपना अपना अलग तरीके का रूल है, तो डिपेंड करता है, इसीलिए कोई यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसीलिए हम डिस्कस नहीं करते हैं। जिस स्टेट का आपको देखना है वहां जाकर के चेक कर लीजिए कि वो हाई कोर्ट का रूल क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग वहां आपको आंसर मिल जाएगा। ये बात है, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट का हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसे यही क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि रिटायरमेंट जज जो है, रिटायरमेंट का एज सुप्रीम कोर्ट का कितना है, 65 इयर्स, हाई कोर्ट का 62। आसान क्वेश्चन है, लेकिन याद कभी कभी आप कंफ्यूज कर जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए जरूरी है कि आप बहुत डीपली पढ़ें। और देखिए, जैसे ये टॉपिक खत्म हम करेंगे तो इससे कोई भी सवाल आपका गलत हो ही नहीं सकता। मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा यदि रिटायरमेंट ऑफ एज का आ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि ये जो सिर्फ यहाँ पे दिया गया है सिर्फ उसी से मैं बताऊंगा। जब भी ये तो बुक से आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे और भी चीजें, जो एग्जाम्पल जो एप्ट होता है
उसको बताने से आपके दिमाग में वो ज्यादा दिन तक रिटेन करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो अब देखते हैं रिटायरमेंट ऑफ एज के बारे में। मैंने जैसे बताया कि ये काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो आप पहले पूछोगे कि सर ऐसा क्या है, ये तो बड़ा आसान है, सुप्रीम कोर्ट का 65 ईयर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च अदालत है, तो 65 65 ज्यादा वाला हो गया 65। तो दो ही चीज याद रखना है, 65 और 62, मतलब 65 एंड 62। और इसमें तो अपना कॉमन सेंस है कि सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी तो हम ज्यादा वाला जो है उसको कर देंगे, और हाई कोर्ट की बात आएगी तो जो कम वाला रहेगा वो कर लेंगे, मतलब 62 कर लेंगे। बड़ा आसान है, ठीक है। लेकिन अब जब इतना आसान है तो आखिर में ऐसा क्यों कहा कि ये कंट्रोवर्शियल है? इसके पीछे तो जरूर कुछ ना कुछ कारण रहा होगा कि आखिर क्यों कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि कई बार इस पे डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ कि जजेस के रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, इंक्रीमेंट हो जाए इसमें। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे रीजन थे, हमारे बहुत सारे कमीशन बनाए गए, वहां भी उन्होंने रिकमेंड किया कि नहीं, एज जो है बढ़ जाना चाहिए। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है क्या नहीं है, हम पूरे बात को इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और ये जब खत्म हो जाएगा फिर आप क्वेश्चन कर लेना कुछ यदि आपके दिमाग में होगा। देखिए क्या कह रहा है कि रिटायरमेंट एज फॉर अ सुप्रीम कोर्ट जज इज 65 ईयर्स। यहां पे क्लियर है। सिमिलरली अ हाई कोर्ट जज कंटिन्यूज इन हिज ऑफिस till the retirement age, which is 62 years. The age of retirement of district court judges is determined by their respective state government under special service rule. इसीलिए कोई नहीं दिया, हो सकता है कि एक स्टेट का कुछ और हो, दूसरे का कुछ और हो, इसीलिए चूंकि यूनिफॉर्म नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे में 60 होगा, बहुत सारे में 62 होगा, डिपेंड करता है, देखना पड़ेगा कि कौन से स्टेट की आप बात कर रहे हैं। तो ये चीज है, इतना तो पक्का है कि हाई कोर्ट का 62 और सुप्रीम कोर्ट का 65 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और बात करते हैं यहाँ पे इसमें, ताकि कंट्रोवर्सी जो है उसके बारे में भी हमें पता चल जाए। अब देखिए क्या कह रहा है कि द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन सब्जेक्ट टू द इंटेंस डिबेट इन इंडिया। बहुत ही जबरदस्त इंटेंस डिबेट हुआ है इस पे कि कितना रिटायरमेंट का एज रखा जाए। देयर लाइज अ पेंडिंग बिल इन द पार्लियामेंट। अब कह रहा है कि इस मुद्दे पे एक पेंडिंग बिल है पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट में अभी तक पेंडिंग ही है, वो पास नहीं हो पाई। ये बिल है कि आखिर जजेस के रिटायरमेंट के एज को बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, उस पे है। क्या है जरा देखते हैं। देयर लाइज पेंडिंग बिल इन द पार्लियामेंट 1/4 अमेंडमेंट बिल 2010 में आया है, 2010 का है, और 10 साल बीत गए अभी तक पेंडिंग है, इस पे फिर चर्चा नहीं हुई, छोड़ दिया पार्लियामेंट के, रहने दो, चलने दो ऐसे ही। which possesses to increase the retirement age of high court judges from 62 to 65। अब इस बिल में क्या है जो पेंडिंग है, इसमें यह कहा गया कि काफी डिबेट और डिस्कशन हुए, तो उसके बाद कहा गया कि भैया जो हाई कोर्ट के जजेस का एज है, जो बार है 62, उसको बढ़ा करके 65 कर दिया जाए, और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ और बढ़ा करके 68 कर दो, 3 साल इधर बढ़ा दो और 3 साल उधर बढ़ा दो। ठीक है, ये कहा गया, लेकिन बिल पेंडिंग है। देखिए क्या कह रहा है कि however since the bill is still being debated in the parliament it has no legal effect। तो चूंकि ये पेंडिंग है अभी, तो क्या लीगल इफेक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है लीगल इफेक्ट नहीं होगा, और चूंकि लीगल इफेक्ट नहीं है तो अभी भी हम क्या कहते हैं कि 62 ईयर एंड 65 ईयर। अब देखिए दोबारा देखिए, यही सब ध्यान में रखना है कि कौन सा अमेंडमेंट बिल था जो पेंडिंग है अभी विथ रिस्पेक्ट टू द रिटायरमेंट ऑफ जजेस। तो 114 1/4 अमेंडमेंट बिल, ये सब याद कर लीजिएगा। कब आया? 2010 में आया। क्या पता क्वेश्चन पूछ दे, यू नेवर नो, पूछेगा तो कम से कम आप बना दोगे ना। जो ये बुक पढ़ रहा है, इसको जिसको समझ में है ये बुक के बारे में, जो बेसिक चीजें जानता है, आराम से बना देगा। इसीलिए मैंने इस बुक से स्टार्ट किया है कि बेसिक पहले क्लियर हो जाए, फिर बाकी तो फिर हम आपको एडवांस कर देंगे, कोई इशू नहीं है, एडवांस आराम से हो जाएगा, वो बस 1-2 महीना में आराम से कर देंगे। पहले बेसिक में समय दीजिए अपना, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन यहां से आ सकता है, हाउएवर सिंस द बिल इज, ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सिमिलरली द वेंकट चलैया कमिटी, ये जस्टिस वेंकट चलैया जज थे, तो उन्हीं के बारे में ये कहा गया कि सिमिलरली द वेंकट चलैया कमिटी फॉर्म टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000 सजेस्टेड टू इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस फ्रॉम 65 टू 68। तो वेंकट चलैया कमिटी जो था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके रिटायरमेंट एज को बढ़ा करके 3 साल बढ़ा दो, 68 कर दो। ठीक है,
these proposals have been made in the light of global comparative standard followed to determine the retirement age of the judges. अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर आप ये बताइए कि आखिर कैसे डिसाइड करते हैं, आखिर कैसे डिसाइड करा जाए कि जजेस का एज क्या होना चाहिए, कैसे करेंगे? तो ये कॉमन रिसर्च की बात है। जब भी आप रिसर्च मेथड्स पढ़ते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें हम एक जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो ये है कि हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। हम कंपेयर करते हैं कि क्या दूसरे कंट्री में जो जजेस हैं उनका रिटायरमेंट एज क्या है, और उसके हिसाब से हम पूरा स्टडी करते हैं और उसके बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। रिसर्च का पैमाना ही यही होता है कि पहले आप क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं। आप देखते हैं कि कहां कहां पे चीजें किस तरीके से, जो डेमोक्रेटिक और भी कंट्री हैं वहां पे कैसे है और क्या कैसे सस्टेन कर रहा है। जैसे कि मैं यदि एग्जाम्पल की बात करूं तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो अंबेडकर साहब ने लगभग सारे डेमोक्रेसीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ डाला था। उन्हें पता था कि कौन सा चीज कहां पे है और किस तरीके से है, और उसके बाद हम सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ करके एक अलग तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। बहुत सारे जो यूएस का, यूके का, ये सब का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, तो वहां से हमने कुछ चीजों को अपने पास लिया। अब इसी के साथ मैं एक और जो है आपको फैक्ट बताऊं कि ये जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां पे लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां पे जजेस मेड लॉ होते हैं, और कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि यूके डजंट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात गलत है। यूके के पास कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन लिखा हुआ नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में नहीं है, ठीक है, वो रिटन फॉर्म में नहीं है। और इसीलिए ये चीज को कंफ्यूज आप नहीं करेंगे। आप यदि क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि यूके डजंट हैव कॉन्स्टिट्यूशन, गलत है ये चीज। कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ नहीं, ठीक है। लिखा हुआ जैसे हमारे पास होता है ना, डॉक्यूमेंटेशन की एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो वाली चीज नहीं है। वहां पे जजेस मेड लॉ है और उसी को तर्ज पे हम कॉन्स्टिट्यूशन उसको मानते हैं, ठीक है। तो ये चीज एक इंफॉर्मेशन वाली बात थी। और यहाँ पे जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो हम देश विदेश के जो रिटायरमेंट है जजेस का एज है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो ये जो कमेटी बनी थी जस्टिस वेंकट चलैया कमेटी, उन्होंने इस पे रिसर्च किया और उन्होंने ऐसा पाया कि देखते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है, आपके लिए समराइज किया है, यूएस में रिटायरमेंट एज है ही नहीं। मतलब एक जज जो होते हैं वो आजीवन काम करते हैं, वो रिटायर ही नहीं होते कभी, मरते दम तक, जब तक वो मर ना जाए तब तक वो जज होते हैं। यूएस में तो ऐसा है, यूएस डेमोक्रेटिक कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहां 70 साल के लिए जज रिटायरमेंट एज है। कनाडा की बात करें 75 ईयर्स, ठीक है, 75 ईयर्स है। यूके की बात करें 75 ईयर्स, साउथ अफ्रीका में 70 ईयर्स। तो यहां पे जब हम एक जो मैच्योर डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी का जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, तब हमें ये मिल करके आता है कि या तो रिटायरमेंट एज है ही नहीं, और यदि है भी तो कम से कम 5 साल जो है ज्यादा है। मतलब हमारे यहाँ यदि 65 है तो कम से कम तो 5 साल का गैप है। यूके और कनाडा का देखें तो कम से कम 10 साल का गैप। तो यदि आप यूके को भी फॉलो करें, क्योंकि यूके को सब्सटेंशियली हम फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ कॉमन लॉ कंट्री। पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि कॉमन लॉ सिविल लॉ का में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। आप में से जो नए लोग हैं, जो बाद में ज्वाइन करा है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लेक्चर को स्टार्टिंग से देखें, लेक्चर 1 से लेकर के जो भी अभी 12, 13, पता नहीं फिर 15 हो गया, वो जाकर के चेक कर दीजिए, ठीक है। तो वहां से हो जाएगा। तो यहाँ पे कम से कम 10 साल का गैप है। अब यही कारण है कि ये जो डेमोक्रेसीज है वो बहुत अच्छे से चल रही हैं। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम भी एक बिल लाया था और ये जो कमेटी बनी उन्होंने एनालिसिस करके एक रिपोर्ट सौंपा गवर्नमेंट को, लेकिन वो रिपोर्ट पे अभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। नॉर्मली जजेस के रिटायरमेंट एज को बढ़ा देना चाहिए। अब क्वेश्चन थोड़ा डिबेट वाला आ गया कि आखिर आप में से कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे कि सर क्यों बढ़ाना चाहिए। आप में से जो लोग कुछ लोग ऐसे होंगे उनका कहना होगा कि हाँ जी बढ़ाने से ज्यादा अच्छा होगा। तो आप बताइए कि बढ़ाने से क्या फायदा हो सकता है और बढ़ाने से क्या नुकसान हो सकता है। ये चीज आप लोग में से पहले नुकसान वाले बताएंगे। नुकसान वाले जिनके पास कुछ भी पॉइंट हो दिमाग में आ रहा है, जैसे नॉर्मल क्लास में होता है, वैसे बताइए कि जज के एज को बढ़ाने से क्या नुकसान हो सकता है। नुकसान बताइए, क्योंकि फायदे तो बहुत आसान है, नुकसान में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बताइए।
सर न्यू कमर को चांसेस कम मिलेंगे। एक मिनट, एक क्या न्यू कमर्स को चांस थोड़ा कम मिलेगा। कैसे मतलब? सो अगर जजेस अगर काफी टाइम के लिए रहेंगे तो जो न्यू कमर्स होते हैं तो अगर 75 या 70 हो जाती है उनकी उम्र तो वो इंडिया के लिए ज्यादा सर्व करेंगे। तो जो न्यू कमर्स हो तो वैकेंसीज तो खाली रहेंगी नहीं। तो न्यू कमर्स और ज्यादा जज की कह सकते हैं एक मेंबर बढ़ा नहीं सकते ज्यादा ना। एक लिमिटेड है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में एक लिमिटेड है कि इतना जज होना चाहिए। अभी 31 हो चुका है। इसी तरीके से तो सर जो न्यू कमर जो बनना चाहते हैं उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराने जज हैं वो अभी अपना रिटायरमेंट एज पूरा करेंगे। लाइक ऐसा मैं सोच रही हूँ। आई ठीक है, डोंट नो द रीजन ठीक सर। है, इट्स ओके, मैं समझ रहा हूँ ये चीज। चलो एक मिनट के लिए सोच भी लिया है। लेकिन ये भी तो बात होगा, जो न्यू कमर होंगे उनका भी तो एज बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी ना उनके लिए 65 होगा, मतलब थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे, ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, अब यस सर, एग्जैक्टली। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में क्या चाहते हो? मतलब नवयुवक 25 साल और 30 साल वाले जज बन जाए क्या? नहीं पॉसिबल है। यदि बन जाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए जज की जब हम बात करते हैं तो इसीलिए आपको क्या करता है कि जज बनने के लिए कम से कम लॉ की डिग्री चाहिए। ग्रेजुएशन करके आप आईएएस आईपीएस बना रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन करके आप एक जज को नहीं बना रहे हैं, और करवा भी रहे हैं तो कम से कम 5 साल का कोर्स करवा रहे हैं। आप 3 साल के ग्रेजुएशन में जज नहीं बना रहे हैं उसको। ठीक है, तो इसका कारण है क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट ही एक मैच्योरिटी का है। यदि जज थोड़ा भी गलती कर दिया तो सीवियरली इफेक्ट कर सकता है, सीवियरली इफेक्ट करेगा एक डायरेक्ट सिटीजन को। आईएएस आईपीएस यदि गलती करेंगे तो उससे ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस करने वाले हैं। यदि करेंगे एक तो और दूसरे आ जाएंगे। लेकिन जज यदि करेंगे तो किसी का लाइफ जो है 3-3 साल तक यदि जेल दे दिया आप किसी को, तो उसका लाइफ एक तरीके से रुक ही जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा मेच्योरिटी की जरूरत होती है, इसलिए एज थोड़ा बड़ा होना भी चाहिए। यदि आप जुडिशियल सर्विस के की बात करें, वहां पे 40 ईयर मैक्सिमम, 35 से 40 ईयर होता है कि मैक्सिमम, मतलब लोअर जुडिशियल सर्विस में आप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सिविल सर्विस में ऐसा नहीं, सिविल सर्विस में मैक्सिमम 30 होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे 40 है। तो वो चीजें हैं। तो यस यू आर राइट, 32। ठीक है, देख लीजिए आप। यस तो सर, 32। यहाँ पे ये है कि थोड़ा डिले होगा, डिले हो सकता है। इसी के साथ साथ चलो एक और मैं बात बताऊं कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होता। लोअर कोर्ट्स में रिजर्वेशन फॉलो होते हैं, एसटी एससी ओबीसी और ये वो ईडब्ल्यूएस, ये सारी चीजें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सिलेक्शन में रिजर्वेशन नहीं होता। ठीक उसी प्रकार आर्म फोर्सेस के उसमें, आर्म फोर्सेस के रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन की बात हम नहीं करते हैं। कुछ अलग अलग तरीके के अभी आर्म फोर्स पर्सनल वगैरह के लिए कुछ होते हैं, जिनके बाबूजी आर्म फोर्सेस वगैरह में है तो उनका कुछ कुछ होता है। बट फिर भी वहां पे एज सच, एज इट इज, गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो नहीं लगता। दो ही ऐसा विंग है, एक कोर्ट है, दूसरा आर्म फोर्सेस है, और ये दोनों ही विंग में रिजर्वेशन का कंसेप्ट नहीं चलता एज इट इज। जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, आप जैसे ड्यू का एग्जामिनेशन देंगे तो वहां पे रिजर्वेशन लगेगा ना, वो चीज आपको हायर जुडिशियल सर्विस जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उस कोर्ट में नहीं होगा, और आर्म फोर्सेस के ऑफिसर का जब भी वो होगा रिक्रूटमेंट, वहां भी नहीं लगेगा। ये चीज एक एडिशनल इंफॉर्मेशन था। और बताइए, दूसरे लोग बताइए, कुछ बताइए। सर अगर हमारे जो जजेस इंडिपेंडेंट हैं तो वो किसी कमेटी की मदद से क्यों, मतलब अपनी एज, वो जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा रहे हैं 60 to 65 और जैसे 65 to 68, वो तो इंडिपेंडेंट है ना, तो वो खुद से अपना कंसल्ट करके बढ़ा सकते हैं ना। देखिए, ये जो इंडिपेंडेंसी की बात है बहुत कंट्रोवर्शियल होता है। देखिए, आप समझिए, इस बात को ध्यान से समझिएगा। मैं कोशिश करूंगा बड़ा ही ल्यूसिड वे में बताने का। यदि आपको समझ में आ जाए तो बता देना, थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से समझिएगा। जब भी हम बात करते हैं कि जजेस इंडिपेंडेंट है, वो एक बात है। लेकिन जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमेशा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना होता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हम आगे एडवांस क्लासेस में आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में आप सिंपल सा इतना समझिए कि जो व्यक्ति एग्जीक्यूटिव है वो अपने ही केस में जज नहीं बन सकता। नो वन शुड बी जज इन हिज ऑन कॉज। ठीक है, अब मान के चलिए कि एक जज हैं। अब देखिए, यदि जैसे अभी रंजन गोगोई का केस हमने देखा, जस्टिस रंजन गोगोई, जब इन पे लगाया गया सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस, तो इन पे लगाया गया और खुद ही कोर्ट बना करके खुद ही इन्होंने बोल दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये जुडिशरी को अंडरमाइन करने का प्रयास किया है, हालांकि उन्होंने साइन नहीं किया उस पेपर पे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जबरदस्त वायलेशन होता है। दूसरा एग्जांपल, जब भी हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेते हैं
तो हम खुद लेते हैं और हम ही डिसाइड करते हैं कि ये कंटेम्प्ट है या नहीं है। जुडिशरी खुद ही ले रही है, किसी को बुला लिया कोर्ट में और खुद ही डिसाइड कर रही है कि कंटेम्प्ट है या नहीं है। नॉर्मली ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के इन वायलेशन में है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है, डेमोक्रेसी का ये तकाजा है कि एक विंग यदि पकड़ के किसी को ला रहा है तो वो इस व्यक्ति को पनिश नहीं कर सकता। यदि आईएएस या आईपीएस ऑफिसर यदि पकड़ के ला रहे हैं उसको, तो आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर कभी देखे आपने सुना है कि ये पनिश कर दिया इसको 3 साल के लिए 4 साल के लिए? नहीं कर सकते, उनके पास पावर नहीं होता है। किसके पास पावर होता है? फिर वो जज के पास ले जाते हैं और कहते हैं मिलॉर्ड ऐसा ऐसा हुआ है, आप इसको पनिश कीजिए। वो खुद से नहीं कर सकता, आईएएस आईपीएस खुद से नहीं कर सकता, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव है। उसका दायरा वहीं तक है कि पकड़ के बस कोर्ट में ले आओ, बाकी का काम जज साहब करेंगे। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन किया जाए। ठीक है, एक जमाना था जब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और पार्टी जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो बहुत ही ब्लर था। वो जो आईएएस ऑफिसर होते थे, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, उन्हीं को जुडिशियल पावर दे दिया जाता था। 1990 के आसपास तक ये चीज चला है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के पोस्ट पे भी बैठा दिया जाता था उनको, और कहा जाता था कि ये जो है ये जुडिशियल जो केसेस आएंगे उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। लेकिन वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते थे? वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। अब बताइए कि क्या वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कभी कोई डिसीजन दे पाते? और इस तरीके से धीरे धीरे कोर्ट ने फिर सबको अलग करना स्टार्ट कर दिया। तो अब जो है अब तो बिल्कुल अलग तरीके से चलता है, सिस्टम से बिल्कुल सेपरेट हो गया। लेकिन वैसा अभी यदि अभी 30-35 साल पीछे चले जाएं तो वहां पे आप दिख जाएगा आपको कि यहाँ पे ब्लर था, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर को जुडिशियल पावर भी दे दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक बात है, वो बात सही है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि जज खुद से ही अपने रिटायरमेंट एज को बढ़ाना घटाना शुरू कर दिए तो फिर लॉ बनाने का पावर उनको दे दिया जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाने का पावर कोर्ट को नहीं दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट को दिया है। तो पार्लियामेंट बना सकता है लॉ। ये तो सुप्रीम कोर्ट जो बनाते हैं, जो बोलता है, वो लॉ की संज्ञा दे दी जाती है उसको, वो बात अलग है, लेकिन फुल फ्लेज लॉ नहीं होता। पार्लियामेंट कभी भी उसको खत्म कर सकती है। तो लॉ बनाने का जो पावर है वो पार्लियामेंट को ही दिया गया है, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट को भी परहेज करना चाहिए। बहुत विषम परिस्थिति में ही वो अपने से किसी को पकड़ लिया और अपने ही सजा सुना दिया, ये चीजें लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बहुत ही मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जब चीजें चली जाती है तभी वो स्टेप लेता है। नॉर्मल सिचुएशन में वो किसी को नहीं करता, क्योंकि उसमें क्या है, सुमोटो कॉग्निजेंस लिया। अभी जैसे एग्जांपल जैसे देख लीजिए, हाथरस का कांड हुआ, अभी जज ने ही सुमोटो कॉग्निजेंस ले लिया, सुमोटो कॉग्निजेंस ले लिया। अब डिसाइड भी कौन करेगा? जज ही करेंगे डिसाइड। समझ में आ गया? तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कई बार यदि पावर ज्यादा है जज के पास तो उसका जबरदस्त मिसयूज करते हैं। आज ही आप इंडियन एक्सप्रेस का जो है अखबार आप पढ़िए, आज ही आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने एक्यूज किया है सेकेंड इन रैंक जो जस्टिस रमन्ना पे, कि ये इनके डॉटर को किस तरीके से गलत तरीके से लैंड जो है अलॉट कर दिया गया है अमरावती नगर में। तो ये जो बड़ा लेटर लिखा है सीजीआई को किस तरीके का है, ये जो जज हैं वो इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहे हैं हाई कोर्ट में। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं होती, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और ये बिल्कुल भी मत आपने दिमाग में रखिएगा कि जज हमेशा सही होते हैं, ये दिमाग से निकाल लीजिए। जजेस भी एक से एक जज बहुत सारे करप्ट होते हैं। तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, बट इट डजंट मीन कि यू शुड लूज होप ऑन द कोर्ट। ठीक है, 2-4 लोग होते हैं ऐसा, कोई बात नहीं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं रखना है दिमाग में कि जज हमेशा सही होते हैं, कोई जरूरी नहीं है। एक से एक जज ऐसे मिल जाएंगे जो गलत ऑर्डर पास करते हैं, उनको पता है कि ये गलत ऑर्डर है फिर भी पास कर दिया। ईगो क्लैश हो गया है, कुछ हो गया कि ठीक है कर देंगे, जो करना है करो अब जा करके, ऐसा भी होता है। तो ये जो चीज है ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। यही कारण है कि हर चीज जजेस को नहीं दिया जा सकता, अदरवाइज पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, चाहे वो जज रहे या कोई और रहे, फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया बात? यस सर। ठीक है, तो अब ये कटेगा, ये लेक्चर खत्म होने के बाद दोबारा जब ज्वाइन करेंगे तो आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके सर।